हेलो दोस्तों, आई एम वासिम। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वासिम पर। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के न्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता है। अगर आप भी CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC-GD या फिर कोई भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो कि विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है? ए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि कुछ फंडामेंटल राइट है जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, फॉरेन सिटीजन के लिए नहीं है। वो आर्टिकल कौन कौन सा है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये 5 फंडामेंटल राइट है जो कि फॉरेन सिटीजन के लिए नहीं है। और यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर आता है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये आर्टिकल 24 के अंदर आता है। नेक्स्ट, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द, भारत में राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। ए, ओपन बैलेट सिस्टम द्वारा, बी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सी, प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम, डी, डायरेक्ट इलेक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है भारत में। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। 2 नंबर होता है कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। और तीसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर ए, इलेक्शन कमीशन एक्ट, बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, डी, फंडामेंटल राइट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पंचायती राज आर इनोमुलेटेड इन पार्ट 4 ऑफ आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या डायरेक्ट करता है? आर्टिकल 40 स्टेट को डायरेक्ट करता है विलेज पंचायत बनाने के लिए और उनको नेसेसरी पावर्स और अथॉरिटी देने के लिए, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर काम कर सके। पंचायती राज सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड किया गया था कब? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1992 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, भारतीय संसद का अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ए, लोकसभा, बी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी, राज्यसभा, डी, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राज्यसभा। पार्लियामेंट के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के धारा 80 में राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताया गया है जो कि 250 है, जिनमें से कि 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और 238 मेंबर हर अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि 2 यूनियन टेरिटरी भी होता है। नेक्स्ट, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड विद इन, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसे मैक्सिमम कितने दिन के अंदर भरना जरूरी है? ए, 30 डेज, बी, 3 मंथ्स, सी, 6 मंथ्स, डी, 365 डेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 6 मंथ। नेक्स्ट, व्हिच इज द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस? ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, लेजिस्लेटिव असेंबली, डी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा इज द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। What is the maximum time limit of 0 hour in the लोकसभा? लोकसभा में 0 आवर का मैक्सिमम टाइम कितना होता है? ए, 30 मिनट्स, बी, 60 मिनट्स, सी, 120 मिनट्स, डी, इनडेफिनिट पीरियड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, इनडेफिनिट पीरियड। लोकसभा में 0 आवर का मैक्सिमम टाइम इनडेफिनिट पीरियड होता है। 0 आवर्स क्वेश्चन आवर्स के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम याद रखेंगे क्वेश्चन आवर और एजेंडा जो आवर होता है उसके बीच में जो टाइम रहता है उसे 0 आवर कहा जाता है। 0 आवर इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर। नेक्स्ट,
When was the wealth tax first introduced in India? इंडिया में सबसे पहले वेल्थ टैक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ए 1948, बी 1957, सी 1976, डी 1991। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 1957 में सबसे पहले इंडिया में वेल्थ टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या था? टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड वेल्थ इन द कंट्री। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि इस टैक्स को एबोलिश कर दिया गया था 2016 का बजट में। Which article of the Indian Constitution permits the Supreme Court to review its own judgment or order? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही जजमेंट या फिर ऑर्डर को रिव्यू करने का अधिकार दिया गया है? ए आर्टिकल 137, बी आर्टिकल 138, सी आर्टिकल 139, डी आर्टिकल 140। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को अपना ही जजमेंट को या फिर ऑर्डर को रिव्यू करने का परमिशन दिया गया है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल? किसी ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम डिटेन करने का क्षमता कितने दिनों तक रहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास? ए 14 डेज, बी 30 डेज, सी 90 डेज, डी 6 मंथ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 90 डेज तक। मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल 90 डेज तक ऑर्डिनरी बिल को डिटेन कर सकता है। फर्स्ट इंस्टेंस में 3 मंथ्स के लिए, और अगर सेकेंड इंस्टेंस देखें तब 1 मंथ्स के लिए और भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम याद रखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल को ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज तक ही डिटेन कर सकती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार का इमरजेंसी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर envisaged by the constitution. These 3 types of emergency are, पहला कौन सा है? नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन, जो कि आर्टिकल 352 में वर्णन किया गया है जिसका। और दूसरे नंबर में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, जिसको आर्टिकल 356 में वर्णन किया गया है। और तीसरा है फिनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज प्रोवाइडेड इन ए आर्टिकल 351, बी आर्टिकल 358, सी आर्टिकल 368, डी आर्टिकल 372। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी आर्टिकल 368। व्हिच ऑफ द इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है? ए सिक्किम, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के अलावा और भी कुछ स्टेट है जैसे कि गोवा, मिजोरम और नागालैंड का भी अपना हाई कोर्ट नहीं है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय? भारतीय संविधान में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था कौन सा अमेंडमेंट द्वारा? ए 1st अमेंडमेंट, बी 8th अमेंडमेंट, सी 9th अमेंडमेंट, डी 42nd अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1st अमेंडमेंट द्वारा 9th शेड्यूल को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। कितने साल में? 1951 में। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि 9th शेड्यूल में क्या है? 9th शेड्यूल contain a list of central and state laws which cannot be challenged in court। और अगर हमको पूछ ले कि 9th शेड्यूल को कौन सा प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे इंसर्ट किया गया था भारतीय संविधान में, तब इसका आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, Which one of the following is human rights as well as fundamental rights under the Constitution of India? A. Right to education, B. Right to work, C. Right to information, D. Right to housing। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इज ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स। हु इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर ए जियोग्राफिकल एरिया एज ए शेड्यूल एरिया? ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर्ड किया गया है किसी भी जियोग्राफिकल एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करने के लिए। Which motion can the Council of Ministers of India moved? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन सा मोशन को मूव कर सकते हैं? ए सेंसर मोशन, बी कॉन्फिडेंस मोशन, सी नो कॉन्फिडेंस मोशन, डी एडजॉर्नमेंट मोशन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
ऑफ इंडिया। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।